चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत अच्छे से ध्यान देंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं उन सब में से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो यदि इसको समझना चाहते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको इसको दो बार तो देखना ही पड़ेगा। एक बार में शायद ये समझ में नहीं आएगा। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि एक तो मिसिंग फिगर्स फाइंड करने रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज हमें देखनी पड़ती है कि हमें फाइंड क्या करना है, तभी हम फाइंड कर पाएंगे। कौन कौन से लेजर्स बनेंगे उसके लिए भी दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ट्रिकी है, नो डाउट। समझने के लिए आपको कम से कम दो बार देखना पड़ेगा, उसके बाद दो तीन बार आपको करना पड़ेगा इसको खुद से सॉल्व देखने के बाद। तब जाके आपको ये कंप्लीटली समझ में आएगा कि ये ऐसा जो कुछ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। Surya does not keep a systematic record of his transaction. He is able to give you the following information regarding his assets and liabilities. तो यहाँ पे हमारे पास क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑब्वियस सी बात है बैलेंस शीट के अंदर आएगा। क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस मतलब और कुछ नहीं है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये भी आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। बिल्स पेबल है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। डेटर्स ये वाला क्लोजिंग में आएगा। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है, बैलेंस शीट में भी आएगा, ट्रेडिंग में भी आएगा। फर्नीचर एंड फिटिंग्स है, ये भी आपका बैलेंस शीट में और सॉरी बैलेंस शीट में केवल आएगा। कैश है तो अब यहाँ पे कैश नहीं दिया हुआ है, तो क्या कैश फाइंड करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं होगा। मतलब कैश अकाउंट तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कैश अकाउंट बना लेंगे। आगे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि क्या क्या नहीं दिया हुआ है और क्या क्या नहीं दिए जाने के कारण क्या क्या बनाना पड़ेगा, कौन कौन से लेजर्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखो बिल्स पेबल इशूड है, तो बिल्स पेबल इशूड 20,800। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। मगर आप देखिए कि आपके पास ओपनिंग बिल्स पेबल भी दिया है, क्लोजिंग बिल्स पेबल भी दिया है, बिल्स पेबल इशूड भी दिया है। तो फिर ये भी दिया होना चाहिए कि कितने बिल्स पेबल की पेमेंट की है, और यदि ये नहीं है तो वो भी फाइन करना पड़ेगा। यदि वो नहीं है तो वो भी तो फाइन करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि बिल्स पेबल पेड जो है वो कितना है, कहीं दिया है क्या? कहीं नहीं दिया है। तो इसका मतलब है कि ये बिल्स पेबल का एक अकाउंट तो आपको बनाना पड़ेगा, लेजर बनाना पड़ेगा, जिसमें कि ओपनिंग बैलेंस रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस रहेगा और कितने बिल्स पेबल इशू किए गए हैं वो भी आएगा। ठीक है, तो ये आपका बिल्स पेबल ये अकाउंट आएगा। ठीक है ना? हाँ, उसके बाद आइए कैश सेल। ठीक है भाई, कैश सेल है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। पेमेंट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया है अभी मेरे को बताओ कि यहाँ पे आपको परचेजेस दिखाई दे रहा है, क्रेडिट परचेजेस या कैश परचेजेस दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि आपको परचेजेस कहीं भी नहीं दिया है तो फाइन करना पड़ेगा, और फाइन करने के लिए भी आपको क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये अकाउंट क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, है ना? ये लीजिए, ये अकाउंट हो गया। एक्सपेंसेस पेड, अभी यहाँ देखना ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। देखो समझने की कोशिश करना, साल के शुरुआत में 1500 के एक्सपेंसेस देने थे और हमने दे दिए हैं 6,600, मतलब और एक्सपेंसेस इस साल में हुए होंगे। क्लोजिंग बैलेंस 1800 है। फिर कह रहा हूँ, देखो मालूम है एक बार में चीज समझ में नहीं आएगी। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था हमारे पास, साल के शुरुआत में ओपनिंग था, मतलब पिछले साल का 1500 देना बाकी था और हमने दे दिया कितना? 6,600। मतलब 1500 पिछले साल का भी दिया होगा, तो इस साल का फिर कितना दे दिया? 5100। कितना और बाकी है? 1800। तो 51
प्लस 18, 6900 इस साल का एक्सपेंस होगा। नहीं समझ में आया? मालूम है मेरे को। देखो फिर बता रहा हूँ मैं, ये आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ओपनिंग बैलेंस, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है क्लोजिंग बैलेंस, और ये आपके एक्सपेंसेस आपने पे किए हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल से अकाउंट भी, इसका भी अकाउंट बनेगा, ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ पे भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस साल का कितना एक्सपेंस है ये कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो इस साल का कितना एक्सपेंस है जो कि हम P&L में लिखते हैं, चाहे दिया है नहीं दिया है वॉटेवर, हम कहाँ लिखते हैं? P&L में लिखते हैं, तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए ये आपको ये अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, उस अकाउंट में ये भी आएगा। ठीक है ना, तो ये भी अकाउंट हो गया। उसके बाद आ जाओ ड्राइंग्स, ड्राइंग्स तो बैलेंस शीट में आ जाएगा। बेड डेट ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, ठीक है, और सूर्या टेल्स यू दैट ही ऑलवेज सेल्स गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%। ओके, अब यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे अब एक आपको गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे हमारे पास ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक तो है, ओपनिंग ये हमने और ट्रेडिंग में लिख देंगे, ठीक है ना, ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। ठीक है, एक चीज और मिसिंग है, वो है हमारी सेल। सेल ना कैश दी हुई है ना क्रेडिट दी हुई है, कुछ भी सेल के बारे में कोई, हाँ एक केवल कैश सेल दी हुई है, सॉरी कैश सेल दी हुई है, मगर क्रेडिट सेल कितनी है उसकी जानकारी नहीं दी हुई है। तो क्या हम क्रेडिट सेल डेटर अकाउंट से फाइंड कर सकते हैं? देखो पहले दिमाग लगाओ कि डेटर अकाउंट से हम क्या क्रेडिट सेल फाइंड कर सकते हैं? हमारे पास डेटर का ओपनिंग बैलेंस दिया है और ये क्लोजिंग बैलेंस दिया है, इसके अलावा डेटर से कितना पेमेंट मिला है इसकी कोई जानकारी नहीं दी हुई है, तो आप सेल भी फाइंड नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है ना। कैसे फाइंड करेंगे बताओ मेरे को? आपके पास 35,000 के डेटर थे साल के शुरुआत में, एट द एंड ऑफ ईयर 34,000 है, तो कहाँ से पता चलेगा आपको? आपने तो और बेचा होगा ना, उसकी जानकारी जब तक या तो फिर पेमेंट हमें कितनी उनसे मिली है ये पता चल जाए तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, वो भी नहीं दिया हुआ है। तो अब और कोई तरीका है क्या? बिल्कुल है, ये हिंट है। सूर्या टेल्स यू दैट ही ऑलवेज सेल्स गुड एट कॉस्ट प्लस 25%। मैं आपको बता चुका हूँ, सेल या तो आप भाई सेल आप उसकी मदद से डेटा अकाउंट की मदद से फाइंड कर सकते हैं, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की मदद से भी फाइंड कर सकते हैं। तो अभी देखने वाली बात है कि क्या हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की मदद से फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। लग तो रहा है कि कर सकते हैं। देखो देखो यहाँ पे कह रहा है कि हम कॉस्ट प्लस 25% पे गुड्स बेचते हैं, तो एक काम करते हैं, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लगा के देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक कहाँ है? ये है आपका ओपनिंग स्टॉक 28,000 प्लस परचेजेस, अब परचेजेस भी नहीं है, तो परचेजेस क्या फाइंड कर सकते हैं? हाँ परचेजेस तो फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम क्रेडिटर्स अकाउंट, समझना, वो बिल्कुल एक काइंड ऑफ पजल है ये क्वेश्चन, क्योंकि आपको आपके पास परचेज नहीं है, मैं अभी परचेज लिख देता हूं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 25,000, तो ये जो परचेजेस है ये हमको मिल सकता है कहाँ से? क्रेडिटर्स अकाउंट से। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहीं पे क्रेडिटर अकाउंट बना के दिखाता हूं आपको। ठीक है, कौन सा अकाउंट? क्रेडिटर अकाउंट। तो क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनेगा? ये आप क्रेडिटर फॉर गुड्स है, 21,000 ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, ये 19,000 क्लोजिंग बैलेंस है, और पेमेंट टू क्रेडिटर्स तो टू कैश हो जाएगा, टू कैश 31,000। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस BD टू बैलेंस CD। ठीक है, तो 31, 19, 21। ठीक है, तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कितना आएगा वो देख लें। और कुछ है क्या पहले क्रेडिटर्स से रिगार्डिंग देख लो आप। क्रेडिटर्स हमारे 21, 19, इधर लिख दिया 21, इसके अलावा हाँ है ना, ये देखो बिल्स पेबल इशूड, बिल्स पेबल किसको इशू किया है? ऑब्वियस सी बात है क्रेडिटर्स को, तो टू बिल्स पेबल, बिल्स पेबल दिए हैं हमने 20,800। और कुछ है क्या? नहीं, और कुछ नहीं है। ठीक है, कोई भी एक चीज मिस हो गई मतलब वो नहीं बनने वाला है फिर, है ना। हालांकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए।
बहुत मुश्किल है, क्योंकि आएगा तो मेरे को नहीं लगता है कि किसी स्टूडेंट को बनेगा, एक ही क्वेश्चन में पूरा टाइम निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका क्या, बाय परचेजेस। तो परचेजेस आपको यहाँ पे मिल गया, वैल्यू पुट कर देते हैं हम, 28,000 प्लस 49,800 माइनस 25,000। ठीक है, तो देखते हैं 28,000 प्लस 49,800 माइनस 25,000 इज इक्वल टू 52,800। 52,800 ये क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जगह की कमी है, थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे आप। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, अब यहाँ पे थोड़ी सी जगह है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया, 52,800। मगर हमको अभी क्या चाहिए, हमको तो सेल चाहिए, और सेल हम क्या प्राइस पे बेच रहे हैं, सेकंड लाइन में देखिए लिखा है कॉस्ट प्लस 25% पे बेच रहे हैं। तो ये कॉस्ट आ गया, इसी में 25% जोड़ दो, 52,800 प्लस 25% प्लस 25%, तो ये हो जाएगा आपका 66,000 आ रहा है जोड़ने के बाद। ठीक है, ये क्या मिल गई, ये मिल गई आपको टोटल सेल। टोटल सेल तो आपको मिल गई, दैट इज हाउ मच, 66,000। ठीक है, चलिए 66,000 हमारी टोटल सेल है। अब हाँ हाँ हाँ, अच्छा एक बात बताइए कि ये आपको कैश सेल दी हुई है, देखिए अच्छे से, आपके पास ये कैश सेल दी हुई है कितनी, 15,000, और आपके पास टोटल सेल भी है। तो क्या हम क्रेडिट सेल फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्रेडिट सेल क्यों नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रेडिट सेल इज इक्वल टू 66,000 माइनस 15,000, दैट इज हाउ मच, 51,000, दैट इज योर व्हाट, क्रेडिट सेल। ठीक है, अब क्रेडिट सेल से क्या मिलेगा, ये भी एक देखने वाली बात है। तो उसके लिए मैं एक अकाउंट और बनाता हूँ यहाँ पे, मालूम है कौन सा अकाउंट, डेटर अकाउंट। क्यों, क्योंकि डेटर्स को कितना पेमेंट किया गया है ये हमारे पास नहीं है अभी। मगर क्यों फाइंड करना कि डेटर्स सॉरी डेटर से कितना पेमेंट मिला है, डेटर से कितना पेमेंट मिला है ये क्यों फाइंड करना है, क्योंकि कैश अकाउंट बनाना है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि डेटर से कितना पैसा मिला है, कैश अकाउंट आप बना ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमको डेटर्स अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेटर्स कितना है, 35,000 ओपनिंग बैलेंस, ये आपका 34,000 है क्लोजिंग बैलेंस। अभी क्या करना है, अभी आप देखो ना, क्रेडिट सेल किया, डेटर बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, जब भी हम उधार पे बेचते हैं। तो अभी हमने उधार में बेचा, कितने के गुड्स बेचे उधार में, 51,000, ये क्रेडिट सेल है। तो 51,000 ये हम लिखेंगे टू सेल। ठीक है ना, यहाँ लिखिएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये 34,000। ठीक है, तो 35 प्लस 51, हमें ऑलरेडी 35 लेने थे, 51 और हमने गुड्स बेच दिए, तो हमको तो लेना चाहिए 86,000, मगर केवल 34 लेना है, मतलब हमको कैश मिला है। कितना कैश मिला है, तो मैं लिखूंगा 86,000 माइनस 34,000, तो ये हो जाता है 52,000, ये आपको मिला है कैश। एक सेकेंड, एक चीज यहाँ पे और देखिए, बेड डेट्स भी हुए हैं, बेड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर 900। तो एक काम करते हैं, बेड डेट्स रिकॉर्ड नहीं किए हैं, मैं बेड डेट्स भी और रिकॉर्ड कर दूं यहाँ पे, फिर आपका आंसर मेरे ख्याल से सही आ जाएगा। बाय बेड डेट है ना, कितना, 900। अब आना चाहिए -900, ये आ रहा है 51,100, ये आ गया आपका बाय कैश। कॉम्प्लिकेटेड है, वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है ना, तो एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दे रहा हूँ कि हमने क्या किया। देखो, हमने सबसे पहले क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया। क्रेडिटर्स अकाउंट इसलिए बनाया क्योंकि हमारे पास परचेज का फिगर नहीं था, तो मजबूरी थी। अच्छा, परचेज हम वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाले फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं, मगर उसके लिए भी तो आपको चाहिए ना बाकी चीज़ें, ना आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ना आपके पास परचेज है। तो इसीलिए क्रेडिटर्स से रिलेटेड जितनी भी, क्रेडिटर अकाउंट से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं वो दिए हुए थे, तो हमने उसकी हेल्प से हमने क्या फाइंड कर लिया, परचेजेस फाइंड कर लिया। परचेजेस की वैल्यू हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाले फॉर्मूले में पुट करके क्या फाइंड कर दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड कर लिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करने के बाद वहां से हमको क्या मिल गया, हमको सेल मिल गया। सेल में से हमने कैश सेल माइनस कर दिया तो क्रेडिट सेल मिल गई। क्रेडिट सेल की वैल्यू हमने यहाँ पे डेटर अकाउंट में पुट कर दी,
और डेटर अकाउंट बना दिया, बैड डेट्स वगैरह पुट करके हमको क्या मिल गया, कैश रिसीव फ्रॉम द डेटर्स मिल गया। तो इस तरीके से हम जोड़ते जोड़ते हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक है। अब क्या करना है, अब एक काम करते हैं, चलो अब कैश अकाउंट बना लेते हैं। अब मैंने अकाउंट्स यहीं बना लिए, क्योंकि हालांकि फॉर्मेट्स यहाँ पे भी मैंने बनाए थे, मगर मेरे को लगा कि चलो यहाँ पे मैं ये कैश अकाउंट बना लेता हूँ। अब कैश अकाउंट देखते हैं। सबसे पहले 5100 का हमारे पास बैलेंस था, तो मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है। फिर उसके बाद एक अकाउंट और बनाते हैं। पूछो क्यों। ये बिल्स पेबल, देखो आप, बिल्स पेबल का भी अकाउंट अभी हमने बनाया नहीं है, क्योंकि बिल्स पेबल में 8700 के साल की शुरुआत में देना बाकी थे, साल के एंड में 11500 के देना बाकी हैं, और हमने इशू भी किए हैं कुछ, है ना। कितने इशू किए हैं, 20,800 के। मतलब ऑब्वियस सी बात है, फिर तो और ज़्यादा होने चाहिए। मतलब हमने कुछ बिल्स का पेमेंट किया है ना। बिल्स पेबल 8700 के हैं, है ना, और एट द एंड ऑफ ईयर 11500 है। जब इतने सारे इशू किए हैं तो फिर तो बैलेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना, केवल 11500 क्यों होगा। इसका मतलब है कि हमने और बिल्स पे किए होंगे। तो मैं क्या करूँगा, बिल्स पेबल का भी एक अकाउंट बना लेता हूँ। चलो बिल्स पेबल, तो 8700, ये लो 8700, और ये हो जाएगा 11500, ये हो गया। ठीक है। उसके बाद आप आइए, बिल्स पेबल इशूड, लाइबिलिटी और बढ़ रही है, 20,800, ये लीजिए 20,800। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, यहाँ पे टू बैलेंस कैरीड डाउन, और यहाँ पे बाय, ये हम दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, क्रेडिटर्स को दे रहे हैं। ठीक है, ये क्रेडिटर्स को यहाँ पे भी लिखा था हमने। ठीक है, तो बाकी जो है वो हमने पे कर दिया है टू कैश। ठीक है, चलो देखते हैं। 8700 प्लस 2800 माइनस 11500, तो ये हो जाता है 18,000। दैट इज योर बिल्स पेबल का हमने पेमेंट किया है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे बाय बीपी 18,000। ठीक है, और बाय बीपी 18,000, ये कैश आ रहा है 51,100, ये भी लिख दूं मैं, है ना। टू डेटर 51,100। फिर आइए आप क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पे किया है 31,000 बाय क्रेडिटर्स 31,000। ठीक है, और देख लो अब यहाँ पे ये बिल्स पेबल इशूड, कैश सेल हुई है 15,000 की, तो ये भी अमाउंट आया है हमारे पास 15,000 टू सेल। ठीक है, और ये हो गया पेमेंट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसकी एंट्री हमने कर दी, बिल्कुल कर दी। एक्सपेंसेस पेड ये नहीं लिखा है 6600, तो 6600 बाय एक्सपेंसेस। ठीक है, ड्राइंग्स है 8000, 8000 बाय ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग्स भी हो गया। अब कैश सेल भी हो गई। ठीक है, चलो देख लेते हैं। अभी मुझे भी नहीं मालूम है कि और कुछ छूटा तो नहीं है। कैश में कुछ और छूटा है, नहीं छूटा है, देख लेते हैं। 51,100 प्लस 15,000 माइनस 18,000 माइनस 31,000 माइनस 6600 माइनस 8,000। ठीक है, इसके अलावा एक बार और देख लेते हैं कि कुछ और छूटा तो नहीं है। हमारा ये परचेजेस,
एक चीज और है। पूछो क्या? फर्नीचर एंड फिटिंग। फर्नीचर एंड फिटिंग का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा वो भी समझो। देखो यहाँ पे ये 10,000 का फर्नीचर एंड फिटिंग हमारे पास एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर था, एंड एट द एंड ऑफ ईयर 12,000 है। ठीक है ना? एट द बिगिनिंग कितना है? 10,000, और एट द एंड कितना है? 12,000। और यहाँ पे हाँ, और कुछ इसमें है नहीं, डेप्रिसिएशन वगैरह कहीं दिया है क्या? नहीं दिया है। तो साल के शुरुआत में 10,000 था, अभी 12,000 हो गया, मतलब हमने और फर्नीचर खरीदा है। अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, बनाना चाहो तो बना सकते हो, मगर सिंपल सा है ना? सीधा सीधी सी बात है। ये मैं फर्नीचर, चलो आप बोलते हो तो मैं अकाउंट बना देता हूँ। इधर 10,000 है और इधर 12,000 है, तो सीधी सी बात है कि मैंने यहाँ पे टू कैश 2,000 का फर्नीचर और ख़रीदा है, तो मैं लिखूँगा बाय फर्नीचर। 2,000 का फर्नीचर और ख़रीद लिया। ठीक है, तो अब कितना आ जाएगा देख लेते हैं। फिफ्टी सिक्स हंड्रेड बैलेंस आ रहा है। कितना आ रहा है? 5,600 बैलेंस। ठीक है, ये कैश का बैलेंस हो गया। अब कोई और अकाउंट बचा हो तो नहीं मालूम है, चलिए देख लेते हैं। अब सीधे हम चलते हैं ट्रेडिंग पे। हम्म, चलिए एक काम करते हैं, यहीं पे ट्रेडिंग बना लें क्या? चलो ट्रेडिंग अकाउंट देखते हैं, शायद बन जाए यहीं पे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखना है हमको? यहाँ पे लिखना है ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे और आएगा आपका परचेजेस, यहाँ पे आएगा सेल्स, यहाँ पे आएगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 28,000, 28,000, 25,000। ठीक है, सेल्स, सेल्स अभी हमने फाइंड की थी, टोटल सेल ये है 66,000 की। ठीक है ना? तो 66,000 की हो गई टोटल सेल। अब क्या है? परचेजेस, 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 परचेजेस ये है 49,800। ठीक है ना? 49,800 का परचेजेस है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस और कुछ है नहीं, तो एक बार देख लेते हैं आंसर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 13,200, 13,200 जीपी सही है यहाँ पे। 13,200 ये आ गया आपका जीपी। अब यहाँ पे मैं जीपी रखता हूँ 13,200। अभी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। एक्सपेंसेस अकाउंट अभी नहीं बनाया हमने, है ना? एक्सपेंसेस अकाउंट के लिए जगह, चलो यहीं पे बना देता हूँ मैं। एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है बल्कि। देखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये आपके पास क्रेडिटर्स का एक्सपेंसेस देख रहे हैं ना? 1,500 लाइबिलिटी है, ये 1,800 है। ठीक है ना? तो ये 1,500 और ये 1,800। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? एक्सपेंस पेड, एक्सपेंस पेड है 6,600। ठीक है, एक्सपेंस पेड है 6,600, तो टू कैश 6,600। तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो जाएगा पी में। पी में क्यों? समझना, ये 1,500 साल की शुरुआत में हमें ये था कि हमें देना है, और हमने कितना दे दिया? 6,600, मतलब हम मानेंगे चलो 1,500 पुराना भी दे दिया। पुराना भी दे दिया तो देने के बाद इस साल का कितना दिया? 5,100। 5,100 और 1,800 और भी देना बाकी है, तो टोटल हमारा कितना इस साल का हो गया? 6,900। अब बैलेंसिंग कर लो ना, कुछ नहीं करना है। 6,600 प्लस 1,800 माइनस 1,500, तो 69, सॉरी कितना आया? 6,600 प्लस 1,800 माइनस 1,500, 6,900, ये आपका। तो ये भी जो है ना एक्सपेंस, ये P&L में चला जाएगा 6,900। ठीक है, थोड़ा समझना मुश्किल है, नो डाउट। यहाँ पे मैं कहूँगा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। ये हो गया क्रेडिटर, ये हो गया, ये हो गया, ये, ये, उसके बाद ये,
ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बैड डेट है 900, तो 900 का बैड डेट है। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे दिया है फर्नीचर एंड फिटिंग आर टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10% ऑफ द वैल्यू इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो ये 10,000 का कितना, 10% कितना हो गया, 1,000। 1,000 का डेप्रिसिएशन भी करना है हमको। तो 1,000 का डेप्रिसिएशन, ये लीजिए, 1,000 का डेप्रिसिएशन। और क्या बचा, और कुछ तो दिख नहीं रहा है, चलिए देखते हैं। तो 13,200 माइनस 16,900 माइनस 900 माइनस 1,000, तो ये आ रहा है 4,400। दिस इज योर नेट प्रॉफिट। फिर इसके बाद जो आता है वो आती है आपकी बैलेंस शीट। तो यहाँ पे चलिए मैं बैलेंस शीट बना देता हूँ फटाफट। तो बैलेंस शीट में क्या करना है वो देख लो आप। सबसे पहले तो हमको ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स या ओपनिंग बैलेंस शीट बना लो आप, है ना। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। ओपनिंग क्यों, क्योंकि आपको कैपिटल चाहिए, ओपनिंग कैपिटल। तो चलिए फटाफट मैं फाइन करता हूँ। क्रेडिटर्स 21,000, 21,000 है आपके क्रेडिटर्स, ठीक है। फिर आइए, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 1,500, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 1,500। उसके बाद बिल्स पेबल है 8,700, 8,700 है बिल्स पेबल। फिर है 35,000 डेटर्स, डेटर्स हैं 35,000। फिर स्टॉक है 28,000, 28,000 स्टॉक। फिर फर्नीचर है 10,000, फर्नीचर है 10,000। कैश है 5,100, कैश है 5,100, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। 35,000, 28,000, 10,000, 5,100 माइनस 21,000 माइनस 1,500 माइनस 8,700, 36,900। ओपनिंग कैपिटल है क्या, नहीं दिया है यहाँ पे। कितना आ रहा है, 36,900, 46,900 आ रहा है, 46,900 आ रहा है आपका कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कैपिटल लिख दिया 46,900। अब क्या क्या करना है फटाफट देखते हैं। सबसे पहले चलिए ये मैं लिखता जाता हूँ। क्रेडिटर्स 19,000, क्रेडिटर्स 19,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1,800, 1,800 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बिल्स पेबल है 11,500, 11,500 बिल्स पेबल। उसके बाद आपका डेटर्स है 34,000, डेटर्स है 34,000। क्लोजिंग स्टॉक है 25,000, क्लोजिंग स्टॉक 25,000। फिर फर्नीचर एंड फिटिंग 12,000, फर्नीचर एंड फिटिंग 12,000, तो वो घटाना पड़ेगा हमको। एक सेकेंड। देखो फर्नीचर में यहाँ पे मैंने डेप्रिसिएशन मिस किया है, डेप्रिशिएटेड एट 10% इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे बाय
डेप्रिसिएशन 1000 लिखना था, तो ये बैलेंस भी घट के क्या हो जाएगा, 11,000 हो जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस नहीं किया गया है। समझ में आ रही है बात? ये डेप्रिसिएशन 11,000, तो ये 10,000 में से 1000 माइनस किया, तो ये ठीक है, ये आपका ठीक है, टू कैश बिल्कुल ठीक है। 1000 डेप्रिसिएशन है, तो आपका ये फर्नीचर 11,000 आना चाहिए। तो फर्नीचर जो है 12,000 माइनस 1000 दैट इज 11,000, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि उसमें से 1000 हमने घटाया नहीं था 10% डेप्रिसिएशन, तो 12,000 नहीं होगा क्योंकि उसमें से अभी डेप्रिसिएशन घटाना बाकी है, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये डेटर्स में से भी 900 अभी घटाया नहीं गया है, तो वो भी घटाएंगे, डेटर्स में से भी 34,000 में से हमको घटाना पड़ेगा। एक सेकेंड, 34,000 माइनस 900, तो ये हो जाएगा 33,100, ठीक है, ये आपका हो गया डेटर्स, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ, कैश हमने फाइंड किया था, कैश कितना आया था, कैश है 5600, कैश 5600, ठीक है। फिर उसके बाद बिल्स पेबल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ड्राइंग्स है हमारी 8000 माइनस करनी है, ड्राइंग्स 8000, हाँ 8000 ड्राइंग्स माइनस कर दी, ठीक है। प्रॉफिट ऐड कर दिया 4400, ठीक है। देख लेते हैं अब कुछ छूटा है नहीं छूटा है, मुझे भी नहीं मालूम है। 46,900 माइनस 8000 प्लस 4400, तो ये 43,300 प्लस 19,000 प्लस 1800 प्लस 11,500। एक बार आंसर देखें, 75,600, 75,600 इस तरफ तो सही आ गया, 75,600, ठीक है। अब यहाँ पे भी अभी देख लें कुछ छूटा तो नहीं है। एसेट साइड में, एसेट साइड में कैश हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, डेटर्स भी हो गया, स्टॉक भी हो गया, फर्नीचर एंड फिटिंग्स भी हो गया, कैश भी हो गया, और कुछ बचा है क्या, देख लेते हैं टोटल करके। 11,000 प्लस 25,000, 33,100 प्लस 5,600, 74,700 आ रहा है, 900 का डिफरेंस आ रहा है। 900 का डिफरेंस कहाँ आ रहा है? देखो यहाँ पे गड़बड़ी है, मैं बता रहा हूँ क्या गड़बड़ी है। ये जो बेड डेट्स देख रहे हो ना आप, 900 रुपये का, है ना, ये इन लोगों ने ये अज्यूम किया है कि ये बेड डेट ऑलरेडी घटाया जा चुका है। किसमें से? इस डेटर में से 34,000 में से घटाया जा चुका है, ये इन्होंने अज्यूम किया है। ऐसा नहीं होता है। आप या तो, क्योंकि बाहर जो दिया हुआ है यहाँ पे एडिशनल, जैसे डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन हम क्या अज्यूम, हम ये मान रहे हैं क्या कि इसमें से नहीं घटाया? हम तो मानेंगे ना कि इसमें से अभी नहीं घटाया गया है। हम ये थोड़ी मान रहे हैं कि इसमें से ऑलरेडी घटाया जा चुका है। बाहर जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसे हमें घटाया जाना बाकी है। तो ये 900 का जो बैड डेट्स आप देख रहे हैं, ये इन्होंने अज्यूम किया है कि ये 34,000 में से ऑलरेडी माइनस हो चुका है। इन्होंने पूरी वर्किंग उसी हिसाब से की हुई है, जो कि गलत है, ठीक है। या तो इसको यहाँ पे नहीं लिखा जाना चाहिए था, इस बैड डेट को आप ऊपर ही लिखते, है ना। यहाँ पे आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखोगे तो हम तो यही मानेंगे कि ये बैड डेट जो है वो अभी तक नहीं घटाया गया है, इसलिए हम दोबारा घटा रहे हैं उसको, है ना। तो ये आपका 34,000 जब हम लिखेंगे ना, तभी आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जब आप लिखेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि we are assuming that the bad debt has not
हैज ऑलरेडी बीन डिडक्टेड फ्रॉम द डेटर। फिर यदि हम करेंगे तो मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा 25,000, 34,000 एंड 5,600, क्योंकि इसके अलावा और कुछ भी 900 रुपये का नहीं है जितना कि अभी डिफरेंस आ रहा है। आप देख सकते हैं 900 रुपये का कहीं भी कोई भी ऐसा अमाउंट नहीं दिख रहा है मेरे को। ठीक है, तो दैट इज द थिंग, बाकी सच कुछ भी नहीं है। तो 2 बार 3 बार आप इस क्वेश्चन को करें यदि वाकई में करना चाहते हैं, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो यहीं पे ख़त्म करते हैं हम। बाय बाय।